जिक्र करेंगे पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पहली खबर ये कि जनाब हमारी जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं, अद्विया साजी की जो हमारी बरामदात हैं, उसने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, तकरीबन जो फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 34% इजाफा हुआ। और जो लास्ट ईयर ये तकरीबन 45 करोड़ डॉलर मालियत की हमने अद्वियात पाकिस्तान की, जो डोमेस्टिकली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर तैयार की गई जो अद्वियात हैं वो एक्सपोर्ट हुई। एक गुड साइन। आगे कहाँ तक पोटेंशियल है, क्या इसके असबाब बने, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान में जो डॉग बाइटिंग के जो केसेस होते हैं, कुत्ते के काटने के जो केसेस होते हैं, या जैसे सलीस उर्दू में सगजीदगी के केसेस कहा जाता है, इसमें इंतहाई जो है वो खौफनाक हद तक इजाफा इसमें हो चुका है। सिर्फ कराची की अगर बात करें तो इसमें कराची में तकरीबन 13,000 केसेस जो है इस साल रिपोर्ट हो चुके हैं। जो मजबूत पेशरफ्त है कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो है उसने एक एंटी रेबीज के लिए बायोमोलिक्यूल, मुकामी तौर पर अगर हम इस एंटी रेबीज वैक्सीन अगर बनाएं पाकिस्तान में तो इसके लिए बायोमोलिक्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि सिर्फ इस वैक्सीन की इंपोर्ट के ऊपर हर साल तकरीबन 26 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं। आगे इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त और होना बाकी है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। आपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। तौकीरुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं PPMA, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर आपका। और साथ साथ डॉक्टर इजहार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी तौकीर साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। बड़े अरसे से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये बड़ा दीवार से लगा हुआ है, लेकिन अब नंबर्स इसके बड़े अच्छे आए हैं और 34% का इसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा। 2 डेकेड्स, 2 दिहाइयाँ जो हैं वो इसको रिकॉर्ड ब्रेक किया। मेन वजह क्या है इसकी, क्या वजह इसकी बनी सर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। ये जी एक बहुत खुशाइंद बात है। और जो आज जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये 20 साला रिकॉर्ड जो है वो टूटा है, 34% की जो ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट में। एंड दिस इज़ द 5th लार्जेस्ट ग्रोथ जो हम पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर को देखें। तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो डीरेगुलेशन किया है नॉन एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसेस को, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है। क्योंकि इंडस्ट्री पिछले 3 साल से बैकफुट पे थी, और जो पिछले 3 साल में डीवैल्यूएशन और जो पाक रुपये की डेप्रिसिएशन हुई अगेंस्ट US डॉलर, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट और जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से शॉर्ट होना शुरू हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत ऐसा फैसला किया 2024 फरवरी में कि जिस तरह बाकी दुनिया में है कि जो एसेंशियल ड्रग्स मेडिसिन्स हैं उनकी प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और वो यहाँ भी पाकिस्तान में भी जो WHO की लिस्ट के हिसाब से मोर देन 475 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्राइसेस को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। बाकियों को जो डीरेगुलेट किया है उसकी वजह से इंडस्ट्री उस क्राइसिस से निकली। और 1 साल में इंडस्ट्री ने ये दिखा दिया कि जब एक फ्रेंडली और मेरिट पे पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। उसके 2 बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आए हैं। एक तो जो आप बता रहे हैं कि तमाम जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने फोकस करना शुरू किया एक्सपोर्ट पे, क्योंकि अब हम उस क्राइसिस से निकल गए थे जिसकी वजह से जब डीरेगुलेशन हुई है तो न्यू मॉलिक्यूल्स भी जल्दी रजिस्ट्रेशन हुई है उनकी, वो आए हैं, वो भी हमने वहाँ अवेलेबल नहीं सर, एक मसला हमेशा पाकिस्तान में आता था कि आपकी 90-95% आप जो दवाएं तैयार करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक तो उसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा, और क्या कुछ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर भी काम हुआ है? जी देखें, वो बिल्कुल सही है कि आज भी मोर देन 90% जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। और ये जो डीरेगुलेशन हुई है इसका दूसरा बेनिफिट एक्सपोर्ट के साथ अब ये होगा कि अब इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्ट करने के मोड में आई है। और इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं जॉइंट जो उसे चाइना की कंपनी के साथ भी। और अब ये इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है
तो जॉइंट वेंचर्स अगर होते हैं तो अब इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में हम रॉ मटेरियल ख़ुद बनाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी तरीके से ये जो भी आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ये इस अब कंपनीज जो हैं उस तरफ भी इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगी, क्योंकि ठीक है। मैं ज़रा लेता हूँ ना, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर इजहार हुसैन साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये एंटी रेबीज़ वैक्सीन के लिए जो बायो मॉलिक्यूल आपने तैयार किया है, थोड़ा सा इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड हमें बताइएगा। शुक्रिया मुझे मौका देने का। सबसे पहले तो बात यह है कि ये मॉलिक्यूल जो है हमारी जो साइंटिस्ट हैं की टीम है, जिसको डॉक्टर तिलत रूमी लीड कर रही हैं, उन्होंने ये ग्रैंड चैलेंज जो HEC का है उसके तहत इसको एक प्रोजेक्ट था और उसके तहत बनाया। पहले भी पाकिस्तान में एंटी रेबीज़ वैक्सीन बनी है, लेकिन वो पुराने तरीके से बन रही थी। ये एक जदीद तरीके से, जदीद जो इस दुनिया में मुरवजा और एक्सेप्टेड है, उस तरह से ये बनाई गई है। और इसका ये लैब का बैच जो है वो तैयार हो गया है। अब इसके जो मज़ीद मराहिल हैं वो चलेंगे। इसके साथ साथ जो है डॉ ने वक्त को बचाने के लिए और लोगों की सहूलत के लिए ऑलरेडी डॉ रैप के नाम से एक वैक्सीन मार्केट में की भी है, जिसको मुलन फिल्म्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो पूरे तूल और अर्ज़ में अवेलेबल है। और इसके बड़े अच्छे नताइज आए हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। डॉ यूनिवर्सिटी के अंदर जो साइंस की टीम है वो इस काबिल है कि वो किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर सके, और अगर उनको सहूलत दी जाए और उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि चैलेंजेस भी बहुत सारे होते। इतने चैलेंजेस नहीं होते तो ये शायद काम पहले भी हो चुका होता, या ये पहले अगर चल रहा था तो इस बड़ा एक वो स्मूथनेस उसमें आ जाती। हर तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो मैं जानना चाह रहा था इसमें चैलेंजेस क्या है? सर, इकबाल ने कहा था कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, तो चैलेंजेस के साथ ही है। देखें, इस वक्त जो ये वैक्सीन जो लैब स्केल पे बनी है, उसका अभी आगे जो प्रोसेस है वो चलेगा, और उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस चलेंगे, उसके ट्रायल्स होंगे। और फिर ये कि सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात यह है कि उसको बनाने के लिए कमर्शियल फैसिलिटी चाहिए होगी। हाँ। आप लैब से मार्केट में नहीं ला सकते। हाँ। ये ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ है। और आपको पता है कि रेबीज़ वो चीज़ है जिसमें अगर सिम्टम्स अपीयर हो जाएं तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका फिर इलाज जो है वो किसी भी अभी तक कोई ऐसा इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ जो रेबीज होने के बाद, अल्लाह माफ करे, जिंदगी का खात्मा ही होता है, फिर तकलीफ से उसी वक्त निजात मिलती है। ये इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो और इसके ऊपर काम हो सकता है, और सिर्फ रेबीज वैक्सीन नहीं, और वैक्सीन पे भी काम किया जा सकता है। जी तौकीर साहब, अब आ जाते हैं, इसी पॉइंट को आगे लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब लैब के ऊपर जो इसकी तैयारी हुई है उसको कमर्शियल उसमें शिफ्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। क्या SIFC से हम इसको जोड़ सकते हैं? क्योंकि आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी SIFC में जब आप इस फार्मा को डिस्कस करने गए थे, और ज़ाहिर है कि हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और जो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जी बिल्कुल जी, आप ये SIFC की भी बहुत बड़ी सपोर्ट रही है इस डीरेगुलेशन में, और उसका मकसद ही यही था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इन लाइन लाएँ विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, और फिर सेकंड फेज़ में इन्वेस्टमेंट आई जाए। मल्टीनेशनल जो जा रही हैं उनको रोका जाए, वो भी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। और इसके साथ साथ अब इस SIFC के साथ जो हमारी बहुत डिस्कशन चल रही है, नेक्स्ट फेज़ ये है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान, और ये हमने कुछ कंट्रीज सेलेक्ट की हैं जहाँ पे SIFC जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमें सपोर्ट करेगी। फिर दूसरा जो SIFC के साथ हमारी सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई हैं कि अब इस डीरेगुलेशन के बाद अब API जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाई जाए और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। उस पर हमारी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं SIFC के साथ, फिर एक SIFC के साथ, और फिर
साथ ही हम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ हम एक इंडिपेंडेंट एक्सपोर्ट बॉडी जो है, जिस तरह इंडिया में फार्म एक्सेल है, उसकी ऑलमोस्ट अप्रूवल हो चुकी है। पिछले अक्टूबर से हमने इस पर काम किया और जाम कमाल साहब ने इसमें हमें बड़ी सपोर्ट की है और हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया है। तो आप बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे कि फार्मेक्स के नाम से एक इंडिपेंडेंट जो ट्रेड बॉडी है, जिसका काम ही सिर्फ एक्सपोर्ट को जो है वो एक्सपैंड करना है। और इंडिया ने जो आज 30 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट है, उसकी वजह यही है कि पिछले 20 साल पहले उन्होंने ये इस तरह की फार्मेक्सल बनाई थी, जो कि कॉम्बिनेशन है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का। और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री और ड्रैप जो उनकी है, वो सारे इसमें शामिल होते हैं और उसने एक्सपोर्ट को कहाँ से कहाँ ले गए। तो मैं ये बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। लेकिन एक सवाल सर यहाँ पे मैं रखूँ, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगा। बात यह कि पाकिस्तान में IMF कहता है सब्सिडीज ख़त्म करें, लेकिन एक पर्टिकुलर एक हल्का है जो कि बेनिफिशियरी होता है उन सब्सिडीज़ का। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इंपोर्ट्स ख़त्म करने की, इंपोर्ट्स कम करने की, तो एक पर्टिकुलर लॉबी है जो कि उसकी इंपोर्ट्स की बेनिफिशियरी होती है। तो ये रेजिस्टेंस आएगी, अभी भी आ रही होगी। वो सही है, लेकिन देखिए एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त 90% 95% अद्वियात हम खुद बना रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज़ ऑलमोस्ट डन। अब क्या रह गया, बाकी जो 5 से 10% रह गया वो एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन्स हैं। इस तरफ ये जो मैंने भी आपको बताया SIFC के थ्रू भी, अब ये जो हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ओवरनाइट तो नहीं, लेकिन अगले 2 से 3 साल में अब जैसे ये डॉक्टर इजहार साहब बता रहे थे एक वैक्सीन आ गई है, इसी तरीके से अब ये इन्वेस्टमेंट आएगी। तो आप ये देखेंगे अगले 2 से 3 साल में हम इंशाल्लाह एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स और वैक्सीन्स को भी बनाने के काबिल होंगे और अपना रॉ मटेरियल भी बनाने। अभी सिर्फ 10% के करीब रॉ मटेरियल हम बना रहे हैं। ये सारा डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है ना, क्योंकि अगर उसमें आप जैसे आप कह रहे हैं ना, बहुत से नेगेटिव फैक्टर जो है वो स्टेटमेंट्स इधर से उधर आ जाती है मीडिया पे, जिससे इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर वो बैकफुट पे ना खुदा ना खास्ता चली जाए। ठीक, तो इस चीज़ को, ये 34% की ग्रोथ ये जो है, अगर आप देखें कि थेरेपेटिक गुड्स की तकरीबन 1,909 मिलियन यूएस डॉलर की हम एक्सपोर्ट ले गए हैं और 457 सीरम मेडिसिन। ये हमने गवर्नमेंट से वादा किया था लास्ट ईयर कि हम 1 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट ले जाएंगे। तो अगर ये जो पॉलिसी दी है गवर्नमेंट ने, इनकी कंटिन्यूएशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। जी डॉक्टर, ऐसे PPMA के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैसेज दे रहा हूँ कि अगर ये कंटिन्यूटी रहती है तो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में हम 4 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे, विच विल बी इंशाल्लाह ज़रूर। जी डॉक्टर इजहार साहब, हम ये फरमाइएगा कि कब तक एक्सपेक्ट किया जाए कि जनाब जिस सरत से काम चल रहा है कमर्शियल अवेलेबिलिटी इस वैक्सीन की हो पाएगी? क्योंकि हमेशा ये होता है कि केसेस होते हैं और एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन या उसकी वैक्सीन जो है दस्तयाब नहीं होती है, और उसके बाद जो है अमवात में इजाफा होता है। तो ये कब तक कमर्शियल प्रोडक्शन इसकी शुरू हो सकती है आपके ख्याल में? ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है, और ये कहते हुए मुझे कहने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ज़बरदस्त सपोर्ट हमें हासिल है। और अब जबकि सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी वैक्सीन के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया है, तो अगर उनके ताउन रहा और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ऑलरेडी हमें सपोर्ट है, तो हम समझते हैं कि इसको हम 1-1.5 साल में मार्केट में ला सकेंगे। और ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में ला सकेंगे बल्कि एक्सपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो इकॉनमी ऑफ स्केल पे बना सकें। ये हमें एडवांटेज है, हम इकॉनमी ऑफ स्केल पे ये चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, यानी ज़ाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट, हम अगर पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों के हवाले से, सूबाई हुकूमतों के हवाले से बात करें तो उनके शोकेस में हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट है, और वहाँ पर जॉइंट वेंचर्स के अंदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम हुए हैं। तो अगर इस सिलसिले में भी सिंध गवर्नमेंट का ताउन बिलखुसूस रहता है तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट किया है और बहुत ज़्यादा मराद दी हैं। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हर तरफ से, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, हर तरह से हमें सपोर्ट मिली।